वक्त की गहराइयों से उभरी कोई सदा सुनी है। एक ऐसा वजूद जिसने शायद सदियों को जिया है। उसने एक शहर को बनते मिटते, सांस लेते और दम तोड़ते देखा है। उसकी आवाज में शहर का माजी धड़कता है और उसकी खामोशी में मुस्तकबिल का डर। आज वो अपने तजुर्बों का बोझ अपनी बेमानी सी लगती कहानियों में ढालकर आप सबके रूबरू है। उसकी गुफ्तगू आपको बेचैन कर सकती है, इसलिए गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसके हर लफ्ज में सदियों की उम्र कैद है और हर खामोशी में एक अंतहीन तलाश। किसी को भी एक पल का चैन नहीं है। ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं कोई सुबह से ही खड़ा था खरीदारी के लिए। किसी को भी दो पल का चैन नहीं है। किसी से दो चार बातें क्या कर ली, लोग तो हाय तौबा मचा देते हैं। किसी को बदतमीज बेवकूफ। मेरे हाथों में जान बाकी होती तो मैं बताता तमीज क्या होती है। नहीं आऊंगा तेरे पास। सबके मुंह में कचरा भरा है। मुंह खोलते ही बदबू आती है। आज भी बिजली नहीं है। मुसीबतें तो छोटे बच्चे की तरह दामन से बदकर चलती हैं। सबसे रोशनी के लिए ये चटकनी जागती है। कब से लेकर अब तक 20 बार बिजली से गले में चुका हूँ। आलम ये है कि हाथ का एक नाखून उंगली से इजाजत मांग चुका है और डर तो जहन में इस कदर हावी हो गया है। पता नहीं कब बिजली पानी का भरत मिलाप हो जाए। मेरा राम और दर्द ये लाटे कर। क्या हुआ मेरे रुपए? भाई तुम्हें हासिल करने के लिए दिन भर धूप में अपनी तशरीफ को तवे की तरह जमाए रखता हूँ और अपनी बेजान आवाज के सहारे लोगों से भीख मांगता हूँ। तुम हो कि बात बात पर गिर रहे हो। तुम अपने दूर के दोस्त डॉलर से कुछ शागिर्दी हासिल क्यों नहीं करते? तुम्हें भी तो ये इल्म हो कि तुम उठे हुए कितने खूबसूरत लगते हो। क्या कहा? डॉलर कहाँ से आते हैं? ये कभी कभी डलहौजी के नाती पोते हाथ में डॉलर रख जाते हैं। ऐसा हो गया। तुम्हें और डॉलर को साथ में देखे नाराज क्यों होते हो? वो तो गैर मुल्की है।
लेकिन तुम मुझे इससे ज्यादा अजीज हो। 10, 15, 20, 27, 35, 40, 42, 50, 52, 60, 70, 82, 86, 92, 100। आज पूरे 100 रुपयों की भीख मिली, लेकिन ये लालटेन कहाँ है? जरूरत पड़ने पर कहाँ खोलते? अच्छा, यहाँ छुपी रहती है। एक बात जानती है तू? जो रोशनी तू 10 लालटेन के साथ जलने पर दी, उसका पूरा कारोबार ये लट्टू खुद ही संभाल लेता है। लेकिन एक बात मानने से तो मैं इनकार नहीं करूंगा, तेरा आसान है बहुत इस्तेमाल। आप लोग आ गए। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देखिए आज भी अच्छे लोग बचे हैं, हाथ में भीख रख जाते हैं। कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ता। लेकिन उनसे भी अच्छे आप लोग हैं जो अपनी दुनिया का काम छोड़कर यहाँ आए हैं धूल मट्टी मलसरी मेरी क्यूदार दुनिया देखने। वक्त के पाबंद हैं आप लोग, लेकिन वक्त से बड़ा पाबंद कोई नहीं। एक वक्त आता है जब सच इल्हाम बनाता है, और फिर एक वक्त आता है जब वही इल्हाम सच्चाई खोजता है। कौन हूं मैं? क्या बनना चाहता? एक भिखारी बनना तो मेरा सपना नहीं रहा होगा, मालूम नहीं। ये जो मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये सच है या ख्वाब? याद नहीं आता, लेकिन इतना जरूर याद है, हो रही है जिंदगी बसर रोज की कारगुजारियों में, बुझ रही है पेट की आग चंद रेजगारियों में। ये रेजगारी ये भीख में मिलती है। खंबा नंबर 74, गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक, शाहजहानाबाद, ये मेरे दफ्तर का पता है। वहां से यहाँ आने में वक्त लग गया। रास्ते में कितनी भीड़ हो गई है, शहर ना हो भीड़ों का तबेला ज्यादा बन गया है। एक तरफ मुंह करते लोग ऊंट की तरह करते हैं। भीड़ ऐसी कि एक बार रगड़ खाए तो रूह ही बदन भूल जाए। औरत की रूह आदमी के अंदर, आदमी की रूह पैसे के अंदर, पैसे की रूह जेब के अंदर, जेब की रूह कैंची के अंदर, कैंची की रूह जबान के अंदर, जबान की रूह जी हुजूरी में, हुजूर की रूह सियासत में, और सियासत की रूह मजहब के अंदर। इन सब से जूझ कर यहाँ आने में वक्त लग गया। मैं तो घंटा भर पहले ही आ जाता, लेकिन ये धौले दरवाजे पर मेरी बस फंस गई थी। धौले दरवाजे पर बड़ा सा गोल चक्कर है। एक सड़क इधर को, दूसरी उधर को, तीसरी माथे से और चौथी पैरों के बीच में। वहाँ बीच बीच में बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं। पहले वहाँ कुछ नहीं था, फिर लुटियन साहब जंगल काट कर खड़ा कर गए सफेद शहर और धौला दरवाजा। धौला दरवाजा इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में हाथ और जबान दोनों तंग है। ये अंग्रेजी को हिंदुस्तान आए
200-250 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसका मेरी चौखट पर आना ना हुआ। कहती है कि वो डेयरी कागज वालों के पास आती है। एक बार खूब अजीजी करके मैंने उसे यहाँ बुलाया था, तो कहती है पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाओ। मैंने कहा मुझे रामायण, गीता, महाभारत मुंह जबानी याद है, बाबा ने बचपन में सिखाई थी। उर्दू यहाँ पर सीखी, गणित और पहेलियां माँ ने पढ़ाई, और मोर भाव ये दुनिया वालों ने सिखा दिया। तो बोली अच्छा इन सब के कागज हैं। मैंने कहा मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कागज का, मुझ पर यकीन करो। बोली नहीं, जब तक कागज नहीं दिखाओगे तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बस वो इतना दरिया करके चली गई। मुझसा खड़ा देखता था चौखट पर, आएगी खुश नसीबी मेरी भी लकीरों में। मैं खुशी खुशी में हथेलियां मलता रहा, मलते मलते लकीरें मिट गई, और जो थी दामन में वो खुशियां भी इसी चौखट से चली गई। बस उस दिन के बाद से उस हसीना से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। देखिए मैं कितना बेवकूफ हूँ, आते ही बातों में लग गया। ये देखिए आपके लिए कुछ लाया हूँ, लीजिए, उन्हें भी दीजिए। वहाँ भी आता। आप लोगों से माफी चाहता हूँ, बातों में भूल गया था। लीजिए, आप लीजिए, लीजिए, लीजिए। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं एक छज्जे के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां पर एक आदमी आकर बैठा। बात करने पर मालूम पड़ा कि वो कोई अंग्रेजी का बड़ा जानकार था। मैंने उसे ये अंग्रेजी हसीना वाला किस्सा सुनाया, तो उसने मुझसे पूछा शेक्सपियर को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ये वही है जिन्हें मैं मिर्जा गालिब समझ बैठा था। और एक बात तो शेक्सपियर से मिलने बल्ली महाराज भी चला गया। तब वहां जाकर मालूम पड़ा कि वो तो अंग्रेजी में लिखता था और मिर्जा साहब ठेठ उर्दू में। किसी बाकी ने उसे झूठ कह दिया था कि मिर्जा ही शेक्सपियर है और इन दिनों दिल्ली घूमने आएंगे। लेकिन क्या शख्सियत थी मिर्जा साहब की। एक बार उनकी हवेली पर जाने का मौका मिला था। उनकी शायरी का खूब हल्ला था। उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी हस्ती के बारे में बहुत सुना था। गली कासिमजा में घुसते ही उनकी हवेली थी। मैं जैसे ही गली हवेली में घुसा, मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनमें से मिर्जा साहब कौन है। मैंने गुस्ताखी से ये पूछ दिया कि आप हुजूरों में मिर्जा गालिब कौन है? तभी एक आवाज आई, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ या हम ही बतलाएं क्या? मेरा शक वो मिर्जा साहब ही थे। हवेली के सैन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जैसे ही अंग्रेजी के जानकार ने ये सुना, वो ठाका मार कर हंसता रहा। बोला कि मैं पागल हो गया हूँ, बड़ी दोपहरी में गांजा फूक कर बैठा हूँ। बुढ़ापे में जवान और दिमाग काबू में नहीं रहते। अगर तू मिर्जा गालिब से मिला था तो तब कहाँ मर गया था, जब उसकी हवेली का नामो निशान मिटने वाला था। कल को कहीं तू ऐसा भी कहेगा कि तू महात्मा गांधी के लिए बकरी का दूध निकालता था। नशा उतना किया कर जितना झेला जाए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तू प्रधानमंत्री को चाय वाला समझ ले।
वो मेरे हाथ में सिक्का रख कर चला गया। वो जिस दया से मेरे हाथ में सिक्का रख कर गया था, वो उस दया के सामने कुछ भी नहीं जो मुझे उसे देख कर आई थी। मुझे भले ही शेक्सपियर की उतनी जरूरत ना हो, लेकिन उसे तमीज की बहुत जरूरत थी। आज लोगों में होड़ लग गई है कि सबसे अच्छा बदतमीज कौन है। सुबह उठते ही मारपीट, बस में बैठने के लिए ईंट पत्थर निकल आते हैं। आदमी सुबह ये सोचकर निकलता है कि आज किससे और कैसे लड़ा जाए और किसी की बात पर भरोसा कैसे किया जाए। 5 मिनट में बोलकर तो आदमी 1 घंटे में काम करता है। दुकान पर वो लड़का, वो मुझसे इसी बात से बिगड़ गया कि मैं दुकान वाले को पैसे देने की बजाय उससे बात कर रहा हूँ। सबकी जबान मिलावटी हो गई है। जहाँ लगता है फायदा होने वाला है, वहाँ गले को बात बना लेंगे। आज दुनिया में ऐसा कौन सा कोना है जब मिलावट नहीं है। प्यार में, दोस्ती में, मोहब्बत में लोगों ने तो बच्चा पैदा तक करने में मिलावट शुरू कर दी है। तो ये बोली बानी कौन 30 बार खा ले। चौराहे पर भीख मांगने बैठता हूँ तो एक ही बात में 4 गालियां सुनने को मिलती है। हर बात पर माथे की बत्ती की तरह एक गाली चिपकी रहती है, जिसके बिना दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान की बातें अधूरी हैं। शर्म आती है इन लोगों पर। ये पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके माँ बहन की गालियां देते हैं, खूब शेखी समझते हैं। शेखी तक तब मानूं जब बिना गाली दिए दहेज जीत कर दिखाए तो इनका दम न फूल जाए कि बार माँ से आगे क्या आता है। वो अंग्रेजी का जानकार मुझे गाली देकर चला गया। वो क्या जानता है तहजीब के बारे में। सिर्फ बोल देने भर से तहजीब नहीं आती जब तक वो दिलों में ना हो। और गालियां तो हजारों सालों से दी जा रही है। मैंने भी सुनी है बचपन में, जवानी में, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर तब आदमी को आदमी समझा जाता था। और बहस तो हजारों सालों से चल रही है, चलनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम चौक पर किसी से बहस कर रहे हो और सामने वाला तुम्हारी माँ बहन को इज्जत बख्श रहा है। यहाँ इसी शहर में मैंने कितनी लड़ाइयां देखी, लेकिन तब यहाँ गुरेज में भी अपनापन था। कोई हिले नहीं, और जो थे वो पान और जलेबी में घुलकर गायब हो जाते। मुसलमान हिंदू बाशिंदों को मियाँ जी और लाला जी एक दूसरे को कहकर बुलाते थे, लेकिन अब ना मियाँ जी कहने वाले बचे ना लाला जी। अब बस में बैठने की लड़ाई, इज्जत पाने की लड़ाई, दाढ़ी मूछ की, हरे संतरी की लड़ाई, कोई भला नहीं है। सबकी आस्तीन में सांप है। बस अपने खुद के मतलब को जोड़ दो, इस मंदिर से, उस मस्जिद से, इस खाने से, उस रंग से, उस जानवर से, फिर सब अंधे बने इंसानियत शहर को रौंदते हुए उसे ही मानेंगे। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के लिए मरते देखा है। जफर की हिंदू रियाया लड़ी थी अंग्रेजों से उस बूढ़े बादशाह के लिए। जब नादिर शाह और अब्दाली की लूट दिल्ली को खाक में मिला रहे थे, तब मीर तकी मीर रोजगार और सरपरस्ती की तलाश में लखनऊ गए थे। वहां के दरबारी शायर ने उनका बेतरतीब हुलिया देखकर उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन मीर ने उसका जवाब बहुत साफ गोई और तहजीब से दिया था। मीर ने कहा था कि हाँ बूदोबाश पूछो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जानकर हंस पुकार। दिल्ली जो एक शहर था हलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया।
हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार की, उसी उजड़े दयार की। लेकिन अगर यही वाकया आज हुआ होता तो जवाब होता दिल्ली से हूं। ये कहने में इतनी शान महसूस करते हैं, लेकिन कभी दिल्ली की तहजीब को जाना है। हमारे बुजुर्ग आदमी छोटों को आप कहते हैं और हम अपने उम्र वालों से मर्द को उनका बाप कहते हैं। मैं शहर को तरसे देख रहा हूँ जब यहाँ हवा साफ और जमुना उजली हुआ करती थी। इसके वीरानियत पर मैंने एक जवान शहर बनता देखा और फिर उसी शहर पर लूट और खरोच की तबाही। लेकिन तबकी तबाही बाहर से थी, भीतर से सब नहीं था। लेकिन आज दिल्ली बाहर से आबाद तो है, चारों तरफ लोग बस गए हैं। ऊंची ऊंची कांच की मीनारें खड़ी करती हैं, जमीन से लेकर आसमान तक अजगर की तरह मेट्रो फैल गई है। लेकिन ये तो इन्होंने तरक्की की है, इन्होंने नहीं। असल में दिल्ली अंदर ही अंदर गल रही है, गल रही है। हमदर्दी, जुनून, दिल्ली होने की दिल्लियत, ये सब इस काली हवा में गायब हो गई है, गायब हो गई है। बहनों आ गई तो अभी आया। सही कहा। भूखी होगी तभी आ गई। मैं क्या करता, मैं तो घंटाओं पहले आ जाता, लेकिन ये धौले दरवाजे पर मेरी बस फंसी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही बाजार बंद हो गया और ये दूध लेने चौक वाली दुकान पर गया। दुकानदार हमेशा की तरह मुझसे सवाल पूछने लगा, बाबा सच बताओ कितने साल के हो? 90 के तो हो गए। ऐसा क्या खाते हो कि अभी तक जिंदा हो? जोंक की तरह चिपक जाता है, उससे बहुत जलता है। जब तुम आ गए जिसके घर से तो उसका बेटा रो रो के बावरा हो गया था। पूछ रहा था तेरे बारे में कि वो बिल्ली मर गई या जिंदा है। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो दूध पीती रहेगी। पीते क्यों नहीं? अच्छा, जब तक मैं नहीं पीऊंगा तब तक तू भी नहीं पिएगी। ये मैं भी पी लेता हूँ। अब ठीक है। अच्छा, जानती है कल क्या है? कल तू 5 साल की हो जाएगी। मेरी अजीजा इतनी सी थी जब मुझे मिली थी। तेरा है ही कौन? हम दोनों ही एक दूसरे के सानी हैं। ये खंडर ही हमारा ठिकाना है। हम दोनों तरह हैं। इन करोड़ों लोगों की भीड़ में ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मन तक मिली
जो मुझसे बात करे। मेरा अपना कहलाने के लिए तो ये पुरानी कुर्सी, ये झिल्ली नुमा चोगा, ये टूटी दीवारें, ये कुछ किताबें, बालों और यहाँ की मिट्टी तो है। जब आखिरी बार अपने दोस्त से मिला था तब ये चोगा बनवाया था। इस चोगे को और कोने में पड़ी उन जूतियों को 114 बरस हो गए। नसीर मेरा आखिरी दोस्त था, नसीर उल मुल्क। वो बेचारा अब तक तो दूसरा जन्म लेकर भी मर गया होगा। बहादुर शाह जफर के कई पोतों में से एक था। जफर तो रंगून में जमीन दोष हो गया और इसका खानदान यहाँ वहाँ भटक भटक कर 5 रुपए पेंशन लेते लेते ही मिट गया। लेकिन नसीर बेचारा बदनसीबी और वक्त की मार से अपाहिज हो गया था। जहाँ कभी दिल्ली के बाशिंदे उसके आगे सर झुकाते थे, आखिरी दिनों में लोग उसे पहचानते तक नहीं थे। कभी उजले दिन में भीख नहीं मांग पाया। उसे शर्म लगती थी शराब देने वाले हाथों से भीख लेने में। 57 के गदर के बाद 58 में अंग्रेजी सरकार उसे हर महीने 5 रुपए पेंशन देती थी। रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। सियासत चली गई पर शहजादी नहीं गई उसकी। वो 5 रुपए उसे पूरे नहीं पड़ते थे। उसके ऊपर लालाओं और बनियों का उधार चढ़ता गया और जिल्लतें सहकर मर गया। चांदनी चौक की चमक के साथ वो भी बदलते दौर की आंधी में घुस गया और मैं अकेला पड़ गया। अब तो चांदनी चौक को देखने का मन तक नहीं करता। ना चांदनी बची ना चौक, एकदम भीड़ उमड़ पड़ी। हवेलियां इतनी सी रह गई, खुले रास्ते पक्की सड़क बन गए। उर्दू बाजार तोड़ दिया। कुतुब खानों की जगह कबाबों और लच्छों ने ले ली। तारों के झुमुट की जगह अब तार का झुमुट दिखता है। 4 दीवारी ढाकर बाजार बना दिया। नहर सूख गई और फिर भिखारी ऐसे बड़े जैसे गुड़ में चींटी। लाचार, परेशान, अक्लमंद, कामचोर सब कटोरा लेके बैठ गए। वही हगो मूतो, वही खाओ सो जाओ, ये एक नई कवायद शुरू हुई। तब भिखारी होना मजबूरी थी, लेकिन आज मजदूरी बन गई है। नौकरी पर रखे जाते हैं भिखारी। इंटरव्यू लेता है ठेकेदार, पूछता है कितना लंगड़ा है। इससे पहले कहाँ भीख मांगता था, कभी पुलिस वाले ने पकड़ा कि नहीं। और अगर उसके हाथ में बच्चा भी है तो समझो नौकरी। इनकी वजह से जरूरतमंद लोग नहीं जाते हैं। भारतीय गालियां तो आम बात हो गई है। मैंने कितनी पीढ़ियां तो इन्हीं ठेकेदारों की देखी। दिन में हाथ फैलाते थे, रात में चोरी करते थे। एक दिन मैंने इन्हें आगाह किया कि जगह को और बदतर ना बनाओ, चैन से रहो। बस उन्हें वो बात चुप गई। तब से वो पूरी कोशिश करते हैं या तो मैं भाग जाऊं या दुआ करते हैं कि मैं मर जाऊं। एक भिखारी था, लंगड़े होने का ढोंग करता था। एक रात मैंने देखा कि वो पुलिस वाले से बचकर भाग रहा था। मैंने अगले दिन उसे रोका। मैंने कहा, भाई जब तुम जवान हो, सही सलामत हो तो मेहनत मजदूरी करो, इज्जत की रोटी खाओ। ये भीख मांगने से पुलिस वाला पीछा करेगा। उसने सुना और बोला, अबे बुढ़े, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर तुझे इतनी फिक्र है मेरी तो अपने कटोरे के नोट मुझे पकड़ा दे। और तू क्यों भीख मांग रहा है? तू भी तो अच्छा खासा है, बड़ा आया बैरिस्टर बैंक चोर। भाग यहाँ से, हट। बस मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और वहां से उठ गया।
ऐसा नहीं था कि मैंने नौकरी करने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की। कुछ साल पहले तक मैंने माली की नौकरी, सब्जी बेचना, तबेलों में घोड़ों की रीढ़ें साफ करना, मरे हुए जानवरों को रास्ते से हटाना और ना जाने क्या क्या किया। लेकिन बूढ़े घोड़े पर कौन पैसा लगाता है? कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे निकाल देता और कोई मुझे काम पर रखता ही नहीं था। लेकिन ये सब काम तो पेट के लिए थे, मन की भूख तो कलम, किताबों और इल्म में थी। तो आज के हिसाब की मेरे पास डिग्रियां नहीं थी। बड़े कॉलेजों में भी गया, सोचा वहां पर जाऊंगा तो प्रोफेसर मुझ पर यकीन करेंगे, लेकिन वहां भी पागल माना गया। एक बार एक कुतुब खाने पर गया था, वहां मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपके यहाँ किताबों की देखभाल करूंगा, आप मुझे 2 वक्त का खाना और बिस्तर दे देना। तो उसने कहा, बाबा तुम्हारे हुलिये को देखकर लगता नहीं कि तुमने कभी किताब देखी होगी और तुम पूरे कब्र में लटक रहे हो। जाओ बहू बेटे से बात करो, और जो बहू बेटे घर के अंदर ना आने दें तो किसी मंदिर मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगो। भाग जाओ यहाँ से, ओए छोटो इसे चाय पिला और भगा यहाँ से। उसने चाय में जिल्लत खोट कर पिलाई थी। भीख मांगने के अलावा कुछ बचा नहीं तो वापस यहीं आना पड़ा। लेकिन वो भिखारी वो खूब तरक्की कर चुका है, काम भिखारी का, लेकिन अकल बनिए की। 30 गज का मकान खरीदा उसने सीलमपुर में, घर से साइकिल लेकर आता है। पहले एक पैर से अपाहिज था, जब से आंख से अंधा बना है भीख दुगनी हो गई है। नवाबी उसने उससे पूछा कि दुनिया क्या है। उसने कहा, ये दुनिया एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। मानो दूध पी चुकी तो अच्छा, अब मेरी बात सुन, सुबह जल्दी आ जाना, तेरे लिए खास नाश्ता लाया हूँ, ठीक है? और सीधा बिस्तर पर जाना, खेल कूद नहीं करना। जाओ जाओ। अरे वहां से नहीं, यहाँ से जाओ, वहां कुत्ते हैं, यहाँ वहां भुरकती रही। छोड़ दो, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं चलूंगा, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं चलूंगा। ले जाओ मुझे। नहीं, मुझे
मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे? मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे? ले जाओ मुझे, मुझे ले जाओ ना, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ ना। ये मौत भी बड़ी अजीब है। जैसे उसकी जरूरत है, जो 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 उसके पाना चाहता है उसके पास नहीं जाएगी, लेकिन जो अपनी जिंदगी में खुश है उसके पास चली जाती है अंधेरा करने। मेरा ये बुरा जिस्म रोज मुझसे ठीक कर जाने को कहता है, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। हजारों की बीमारियां हुई, हड्डियां टूट गई, खून निकल आया, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, लेकिन ये मौत नहीं आई। जब मुझे महसूस हुआ कि हम मर जाऊंगा, तभी कोई ना कोई अनहोनी होती रही शहर में। 1739, 1757, 1803, 1857, 1947, 1975, 1984, 2001, 2008, 2012, ये वो तारीखें हैं जिनमें लोग तो मरे, लेकिन मैं हर बार जिंदा बचता गया। ऐसा तो नहीं था कि मैं पैदा नहीं हुआ इसलिए मरता नहीं हूं। मैं भी कभी जवान था आप लोगों की तरह, मेरी भी हसरतें थी जैसे आप लोग देखते हैं। तुम बात बहुत पुरानी है। दिल्ली से शाहजहां हुकूमत चला रहे थे। दिल्ली में एक वक्त के बाद एक हुकूमत कायम हो पाई थी। दिल्ली फिर से अपने उरूज पर पहुंच रही थी। कोई मुकाबला नहीं था इसका। ऐसी ताकत, ऐसी दौलत, ऐसे किले, सूफी भगत सब एक जगह पर। मेरे गांव में जो भी दिल्ली गए, कोई कहता कि यहाँ पर पांडवों का किला आज भी छुपा है, कोई कहता कि यहाँ पर जिन रहते हैं, और कोई कहता कि ये हजरतों का शहर है। मैं इस शहर का मुरीद बन गया। बचपन में ऐसी कोई कहानी थी ही नहीं जिसमें राजा दिल्ली का ना हो। हर कहानी के धागे दिल्ली से बंधे थे। मैं इस शहर को रूबरू होकर देखना चाह रहा था। तभी यहाँ आने की तमन्ना और बढ़ गई जब मेरे चचा ने दिल्ली आने की बात कह दी। लेकिन हुनूर दिल्ली दूर रास्ते। जब बड़ा हुआ तो मेरे भी सपने थे जैसे आप लोग देखते हैं, एक आमदनी हो, एक नौकरी हो, एक हसीन और प्यारी बीवी हो जो प्यार से आपकी जिंदगी सरोबार और गुलजार करते हैं। मैं भी ऐसी जिंदगी यहाँ कर साकार करना चाह रहा था। तभी एक बात आपकी तरफ फैल गई। सुनो सुनो सुनो, बादशाह शाहजहां ने दीवार में बंद एक नया शहर तामीर करवाया है। वहां बड़ा किला है, बड़ा बाजार है, और उन्होंने वहां सबको बचने के लिए बोला है। दिल्ली फिर से अपने उरूज पर पहुंच रही थी। इसके नाम में एक ऐसी गूंज थी जिसे सुनकर यहाँ आए हुक्मरानों की किस्मतों ने नया रूप लिया था। मैं तो फिर भी एक आम सा लड़का था। सोचा दिल्ली जाऊंगा तो कोई नौकरी पा जाऊंगा। जब घर से निकला तो बाबा ने कहा था, अबे प्यारे, तू इतने बड़े शहर जा रहा है, अरे वहां 3 चीजों से बचकर रहना। ये लश्कर की दूर से बचकर रहना, और वहां तवायफ तो भूल कर भी सलाम मत करना। अरे दांत क्या निकालता है। वहां शायर की शायरी पर कभी एतबार मत करना। ये तीनों तुझे ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां तू हमें भूल जाएगा। भोले बाबा, उन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए साफ मना कर दिया। कहा था कोशिश करना कि किले में नौकरी पा जाओ। मैंने बाबा से वादा किया और निकल पड़ा। मेरे कारवां को 8 दिन लगे दिल्ली पहुंचने में, और 8वें दिन मेरा कारवां ठीक इसी जगह रुका था। इस खंडर की जगह पहले यहाँ पर बहुत बड़ी सराय हुआ करती थी। वहां घोड़ों का इस्तेमाल था। यहाँ और वहां बड़े बड़े कमरे थे, और इसके पीछे एक हौज थी, और इसकी छत पर खड़े होकर मैंने वो मीनार देखी थी जिसका कद सिर्फ कहानियों में सुना था। कुतुब महरौली यहाँ से कुछ ही मील दूर था।
मैं यहाँ से सीधा शाहजहानाबाद की ओर निकल पड़ा। रफ्ता रफ्ता जंगल को पार करते हुए पुराने शहरों के खंडर मिलने लगे और तभी मैंने बहुत भारी भीड़ देखी जो हाथों में फूल चादर पकड़े थे। क्या माहौल था हजरत साहब की दरगाह पर। हर कोई दीवाने की तरह झूम रहा था। कव्वाल अपने गले का सारा जोर लगाकर गा रहा था। सुन रहे हैं आप? ये वो सदा है जो खुसरो ने 700 साल पहले लिखी थी, जो आज भी आगे बयार में चलती है। यहाँ से निकला तभी हुमायूं और सूरी का किला कोहला दिखा। तब इतना टूटा नहीं था जितना कि आज है। और उसके बगल में पांडवों का बनाया भैरव मंदिर। इस जमीन के पहले राजा। अब जैसे मैं यहाँ से बढ़ा तो मैं एक सोच में पड़ गया कि जब से यहाँ आया हूँ खंडर ही खंडर दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने झूठ कह दिया। अगर कोई नया शहर बना ही ना हो और आगे जाकर चोर सब मेरा सामान छीनकर मुझे बांट डाले तो मुझे डर लग रहा था। मुझे शाम होने से पहले शहर पहुंचना था। तभी मैंने कुछ लोग देखे जो शहर की ओर जा रहे थे। मतलब किसी ने झूठ नहीं कहा था। लोग हैं तो शहर भी होगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तभी मैंने चांदी से चमकती जमुना नदी का दीदार किया। चांदी का आग जो ऊंचे हिमालय से निकलकर यहाँ अपनी गोद में खड़े भरे जीवन को पाल रही थी। दूर तक फैले इसके किनारे, जगह जगह बने घाट और इनमें तैराकों का हुनर ऐसा कि एक ही बहाव में पूरी नदी पार कर जाए। चंबल के मगर भी खौफ खा जाए। नदी शहर के पीछे पीछे बह रही थी। शहर 3 तरफ बसा था। एक बड़ी दीवार की निगरानी में इस शहर को तामीर करवाया। मैं दिल्ली दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। वहां जांच परख हुई और उसके बाद मैं दिलवालों के शहर के मुहाने पर खड़ा था। क्या शांति से जिमुशान शहर की। हाथी की सवारियां, घोड़ों की तापें, किले की दीवारों पर मुस्तैद सिपाही और किले के पश्चिम में ऐसा रंगीन बाजार, आलम ऐसा कि पूरी दुनिया का सामान यहीं पर बिकने के लिए बना था। जैसा शहर वैसे लोग हैं। लोग सबके पाँव में जूतियां हैं, सर पर पगड़ियां हैं, उंगलियों में अंगूठियां हैं और सबके होठों पर पान की सुर्खी जो मुस्कान के साथ आदाब कर रही थी। और तभी मुझे नहर दिखी। नहर-ए-बहिश्त, जन्नत की नदी। जैसी चांद ने अपनी रोशनी उस नहर पर फेंकी, वो चौक चांदनी रंग का हो गया। देखो निगाहे शौक से दिल्ली के नजारे। तहजीब की जन्नत है ये जमुना के किनारे। मैं वापस नहीं जाना चाहता था। ये मेरे लिए कहानियों की दुनिया थी। यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं था। एक जैसे घर, अनगिनत गलियां। ऐसा नहीं था कि इकलौता शहर था पूरी दुनिया में, लेकिन एक ऐसा घर कर गया था मेरे सीने में जिसे मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं था। हर मौसम की अपनी अलग छटा, हर शहर का अपना अलग कारोबार। यहाँ लोग आमों के बड़े शौकीन थे। जेठ के महीनों में आमों की छावनी बन जाती और जैसे ही सावन आता यहाँ से लेकर मेहरौली तक फूलों की चादर बिछाती हुई जाती। और पूस के महीनों में दिल्ली की आवाज कुछ हटके थी। सर्द शाम की खुशबू, भीनी भीनी सर्दी में रात रानी की महक और दौलत के चाट के खोमचे से पाव भर चाट जुबान पर रखते ही रूह में घुल जाता है। और जैसे बसंत आया तो जमुना किनारे मेले लग गए। एक टैयार तो ऐसा है जो वजीराबाद से लेकर राजघाट को एक ही बार में पार करता था। और उसी जमुना पर सूरज माथे की बिंदी की तरह टक जाता। दूसरे पहर में खोमचे वाले खोमचे को जरा बख्तर मानकर हवेली दर हवेली जायका परोस रहे हैं। भोर का राग कानों में मिश्री घोल रहा है और तीसरे पहर में बच्चे दौड़ते हुए किसी बूढ़ी दादी के हाथ में इमली खाने को लड़ रहे हैं। और जैसे ही शाम का पहर आता, कोई बांका
किसी हसीन दिलरुबा से नैन लड़ाने की फिराक में घूम रहा होता। और जैसे अंधेरा होता शहर दुल्हन बन जाता, सफेद पजामी चोगा पहने हुए, बदन पर गुलाब का इत्र लगाए, शेरो शायरी की वाहवाह कोठों को गुलजार कर जाती। एक ऐसी हसी शाम थी, सारा शहर रामलीला की झूम में झूमा था। हर बच्चा अपने आप को बंदर समझकर एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा था। लड़की लड़कियों को यहाँ आने का बड़ा इंतजार, मिलना था। सारा शहर आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अगर किसी शंकर ने रावण का पुतला तैयार किया है तो मीर जवान ने रहा है, और अगर किसी महेश चंद ने राम की आरती उतारी है तो कुवैश ने प्रसाद बांटा है। कोई मजहब का चोगा किसी के आड़े नहीं, सबके लिए रावण का मतलब बुराई था। और इस दिन किले के शाही लोग भी आए थे। शहजादे शहजादियां अपने पीछे जुलूस लेकर चल रहे थे, पालकी, हवादार, खस्सी गुलाम, चारों तरफ सिपाही। अब मैं कोने में जलेबी चाटता हुआ ये देख रहा था। ये दाराशिकों का परिवार था जो बादशाह का नुमाइंदा बनकर लोगों के बीच दशहरा मनाने आया था। अब मैं तो जुलूस के सामने बहुत अदना था, लेकिन उसमें शामिल मेरी चाहत उन सबसे बहुत बड़ी थी। मुझे उस दिन वो मिल गया जिसे पाकर नौजवान इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। अगर बयां करूं मैं उस तिलिस्म का तो ये खंडर भी जी उठेगा। नरम जमीन पर ठंडा पत्थर, गेसुओं तले जलता उजाला, आंखों के ऊपर बने पहाड़, माथे के बीच खुला मैदान, अधरों के नीचे गिरता मैं उस ठंडे पत्थर को छूता, महके खुशबू झूमू मैं उस संगे मरमर को, ताज महल सा दिखूं। मुझे किले में हवादार की नौकरी मिल गई थी। मेरे हुजूर खैरात खान साहब थे जो दिल्ली के हाकिम थे। उनकी हवेली किले के अंदर थी और किले में शाही हरम था। उसमें एक बांदी रहती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उसे खत भी लिखा था। मैंने उसे लिखा था मेरी अजीजा, मेरी संगे मरमर, मैं तेरी मोहब्बत की आंधी में बह चला हूं। जब से शहर में आया हूं मैं तो पागल हो गया। इतनी रौनकें देख चुका हूं कि आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। हकीम साहब को दिखाया है, कहते हैं बेटा इसका इलाज इतना ही है कि तू किसी आसपास से शादी कर ले। मैं तेरी मोहब्बत की आंधी में इतनी दूर बह चला हूं कि वहां तेरे साथ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैं हुजूर खैरात खान साहब के यहाँ हवादार हूँ। आमदनी अच्छी खासी है। हर रोज तुझे जलेबी, हफ्ते में एक बार घी से लबालब घेवर, महीने में एक बार सैर नहरोली की, और साल में एक जोड़ी पाजेब की दिला सकता हूँ। इससे पहले कि मेरे बाल सफेद हो जाएं, मेरे साथ शादी कर। रामलीला के दिन रेती पर भी लूंगा। अब जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा उसने वो खत एक बच्चे के हाथों वापस कर दिया। मेरे 17 बच्चे होंगे। मेरा घर बसने से पहले हो जाता है। लेकिन ये क्या? उसने जवाब में हाँ उसने जवाब में हाँ लिखा था। उसने जवाब में हाँ लिखा था। मैं एक ही पल में मुफलिस से मारा मार हो गया। मैं इतना पागल हो गया कि रावण के पुतले का शुक्रिया अदा करने लगा। वो जलेबी की चाशनी मुझे पिघली हुई चांदनी लग रही थी। यहाँ की मिट्टी को चूमने लगा। मेरा शरीर बिजली की तरह कौम गया था। आंखें भर आई थी और पूरे मेले में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। और जब गले लगने के लिए कोई ना मिला तो मैंने जमुना में छलांग लगा दे। चारों तरफ लोग जमा हो गए। कोई बात की बल्ली देख रहा था तो कोई नाव छोड़ने में लग गया। लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहता था। जी में आ रहा था कि नदी के रास्ते किले में दाखिल हो जाऊं और नक्कार बजा बजा कर पूरे किले को बता दूं कि हरम की वो बांदी नहीं
अब से मेरी मल्लिका है, मेरी मल्लिका, मेरी रानी, मेरी जन्नत की परी। नकार बजा, लेकिन किसी और के नाम का, किसी दूसरे मकसद के लिए। तवाहिफों और शायरों का तो पता नहीं, लेकिन इस शहर ने मुझे जरूर बर्बाद किया। हीरे की चमक कभी छिपती है क्या? एक बार वो लूटने वालों की आंखों में उतर जाए बस। वक्त मानो तलवार की धार की तरह सब कुछ काटता हुआ दौड़ रहा था। अमन चैन तो बस लफ्ज बनकर रह गए। शाहजहां के तीनों बेटे दारा शिकोह के खिलाफ हो गए। एक एक कर सारे मुगल बादशाह सियासत की आपसी रंजिशों के शिकार होते गए। कोई किसी का सगा नहीं रह गया। खून की कीमत सुरमे से भी सस्ती हो गई। पायदान की तरह रोज गद्दी की दावेदारी बरसती, और इसका फायदा बाहर वालों ने जमकर उठाया। ईरान से नादिर शाह कत्लेआम में तैमूर को टक्कर देना चाह रहा था। दिल्ली पर हमला बोल उसने 30,000 लोगों की लाशें गली कूचों में बिछा दी। इज्जत आबरू तो दरिंदगी के बाजार में मुफ्त में लुट रही थी। कोहिनूर, तख्ते ताऊस नादिर शाह के हवाले कर दिया मोहम्मद शाह ने। एक ही महीने में दिल्ली की शक्ल कब्रिस्तान जैसी हो गई थी। सारे 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 शायर आलिम फाजिल खान सामे दिल्ली छोड़कर दूसरी रियासतों में जाने लगे। और जब मीर तक ही गए थे तो रूह यहीं छोड़ गए और पेट साथ ले गए थे। लेकिन मैं क्या करता? मैं ये सब होते बस देख पा रहा था। मेरा ख्याल था कि शहर किले और दीवारों से नहीं बल्कि लोगों से बनता है, और उनके जिस्म में मौजूद अपनेपन के ख्याल से। जिस दिन ख्याल हवा होगा, शहर जिस्म सब मिट्टी हो जाएगा। बस मेरे अंदर अपनेपन का वो ख्याल कभी मरा नहीं, इसलिए जिसमें जान बाकी रह गई। मेरी उम्र उसी दौर में ठहर गई, लेकिन जमाना कई सौ साल आगे बढ़ गया। दूसरे शहर बदले बढ़े, लेकिन दिल्ली सड़ती चली गई। अब या तो ये पूरी तरह सड़ जाए या फिर यहाँ पर अमन कायम हो। इन दो ही सूरतों में मैं इस जिस्म को छोड़ पाऊंगा, वरना ढोता रहूंगा इस पूरे शरीर को। अब ये हाथ ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और मैं इसकी बुझती लौ का तेल। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ? बानो, बानो, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तूने क्या किया? जवाब क्यों नहीं देता? बोल बोल। कानू कर रहा है। बचाओ मारने के पास भागता नहीं है। देख तेरी करतूत को, जिस जमीन पर पाली थी मैंने नस्ल दिल वाली कभी।
किसी बेरहम ने इसे नशे में गाड़ी के नीचे कुचल दिया। उनका जमीर उनसे सवाल नहीं करता, कचोटता नहीं उन्हें, कचोटता नहीं। बस यही सब देखता आया हूं मैं। कोई तलवार से हाथी पर सवार घोड़े पर बार बार इस अजीमुशान शहर के बाशिंदों को मारे जा रहा है। किसी भी हुकूमत की चाहत मेरी चाहत को मार कर पूरी हुई थी। मेरा संगे मर खून से लाल होकर चूर चूर हो गया था। पता नहीं कहाँ खो गया था। आखिरी बार लाश भी ना मिली थी गले से लगाने को। तोप के घोड़े इसकी दीवारों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हर कत्लेआम, ढेर की ढेर लाशें, खून की बदबू, लाशों की सड़न, हजारों लोग इधर से उधर किए गए। एक मुल्क का तो बन जाना। लाचार बूढ़े, अधमरे बच्चे, पिटती औरतें, मजबूर मर्द, ये सब भारी भागती मोटरों में लाद कर यहाँ लाए गए और ठूस दिए गए इस शहर में। उस दिन मैं कितना रोया था उनके कर्म पर। अपने ही लोग जानवरों की तरह सड़ कर मर गए। लेकिन इतनी लाशें देखने के बाद भी इस शहर में इतनी ताकत और कुव्वत बची थी कि फिर से आबाद हो सके। लेकिन क्यों हुआ आबाद? क्या मिला इसे आबाद होकर? इन लोगों को छत देने के लिए, इन लोगों के लिए तो नशे में इसे गाड़ी के नीचे रौन देते हैं। क्या ये शहर का हिस्सा नहीं है? बदले में क्या मिला शहर को? ये भटके लोग, गंदगी, काली गलौज, ये मेरी 8वीं बिल्ली है। इससे पहले 7 और थी। मेरे सामने बड़ी हुई, दूध के लिए मेरे पास बैठी रहती। किसी ने मुझे इनकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, लेकिन इनकी हालात देखकर मैंने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहूंगा इनका ख्याल रखूंगा। लेकिन कोई भी अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाई। ये 8वीं बची है। 2-4 सांसें बाकी हैं इसमें अभी। ये मर जाएगी तो क्या करूंगा? किसके लिए भीख मांगूंगा? ये रोजगारी इसी के लिए तो इकट्ठा करता रहता था। कल ये 5 साल की हो जाएगी। इस खंडर के नीचे तो अब दफन करने के लिए भी जगह नहीं बची। मैं क्यों नहीं मर जाता इसकी जगह? मैं क्यों नहीं दफन हो जाता इसके साथ? अब कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। अगर ये सड़ ही रहा है तो आज ही सड़ जाए। तूने नादिर शाह बनाने बंद कर दिए हैं। आज एक और बना दे जो सबको काट के रख दे और मुझे भी मार डाले। मैं भीख मांगता हूँ, मार डाल मुझे,
मुझे मार डाल, मुझे। दर्द हो रहा है, मेरी नसें खिंच रही हैं और लकवा भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और हिम्मत नहीं बची है मेरे भीतर। नहीं नहीं देख सकता फिर से नौवी को बड़ा करके मरते हुए। ये मेरी आखिरी दिल्ली है। ये अगर नहीं जी पाई तो ये वक्त मुझे नोच खाएगा, लेकिन मारेगा नहीं, मारेगा नहीं। कैद कर लिया वक्त ने उसे, जिस्म बेजान है, उठते नहीं हाथ, बोल रही बस ज़बान है। दौर अच्छे देख कर अब दौर बर्बादी का है, उड़ गई रौनकें सारी, हुक सारे दफन है, बचा बस वही चश्मदीद, वक्त का कैदी बना मुझसे। रफ्ता रफ्ता गल रही है रोज ये हस्ती मेरी, रफ्ता रफ्ता लुट रही है इज़्ज़ते आबरू मेरी।